जय हिंद दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गोली दर्पण। हम लोग पिछले वीडियो में समतल दर्पण तक पढ़ चुके थे, ठीक है, प्लेन मिरर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में। तो दोस्तों, गोली दर्पण पढ़ने से पहले जब हम लोगों ने समतल दर्पण को पढ़ा है तो चलिए समतल दर्पण में एक प्रतिबिंब भी बना लेते हैं। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा रोकते हैं और पहले समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनाना, चलिए इतना लिख लेते हैं यहीं पे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसे बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा है समतल दर्पण, ठीक भाई। समतल दर्पण के एक तरफ पालिश होता है, क्या हो गया, एक तरफ पालिश हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है इस समतल दर्पण के सामने, मान लीजिए ऐसा कि समतल दर्पण के सामने यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु का नाम है, मान लीजिए ए बी। ये कोई वस्तु है जिसका नाम है ए बी। अब देखिए दोस्तों, इस हमें समतल दर्पण में देखना है कि इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको अभी मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि अगर वस्तु से कम हमें 2 किरण लेके चलनी है प्रतिबिंब को बनाने के लिए, वस्तु से कम कितनी किरण चाहिए, 2 किरण। तो चलिए एक किरण हम ले लेते हैं वस्तु के शीर्ष से, ठीक है। तो दोस्तों, यदि समतल दर्पण पर यदि कोई किरण लंबवत गिरती है, ठीक है, दोस्तों देखिए जहां पे यह किरण गिरी है पहले तो वहीं पे हम अभिलंब खींचेंगे। तो यदि यहाँ पे किरण गिरी है समतल दर्पण पर तो यहीं पर अभिलंब खींचेंगे। और अभिलंब कैसे खींचते हैं, तो वह समतल दर्पण से 90 अंश का कोण बनाना चाहिए, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में ये सब जान लिए हैं। तो चलिए, अगर यहाँ पे अगर 90 अंश का कोण बनाना आप चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसी किरण पर ही आपका अभिलंब आएगा। अभिलंब कहाँ आएगा, इसी किरण पर ही अभिलंब आएगा। अब मुझे बताइए कि ये आपका किरण है और इसी पर आपका अभिलंब आ गया, तो क्या इस आपतित किरण में और इस अभिलंब में कोई एंगल बना है, कोई कोण बना है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी कोण नहीं बना है। क्यों भैया, क्योंकि देखिए अगर आपका ऐसे अगर आपतित किरण है और अभिलंब मान लीजिए ऐसे होता तो कुछ कोण बन भी जाता, लेकिन आपका मान लीजिए कि ये आपतित किरण है और अभिलंब भी इसी पर हो गया तो कोण का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो प्रकाश जब परावर्तित होकर जाएगी वह इसी मार्ग से लौट जाएगी, ठीक है। कैसे जाएगी, इसी मार्ग से लौट जाएगी। देखिए आई तो ऐसे थी लेकिन फिर टकरा के ये इसी मार्ग से लौट जाएगी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि वस्तु के शीर्ष से एक किरण आपकी ये है। चलिए इसको अलग पेन से बनाते हैं। मान लीजिए कि वस्तु के शीर्ष से एक किरण ये है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, एक किरण ये हो गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि जहां पे वस्तु की किरण गिरेगी वहीं पर खींचेंगे एक अभिलंब। तो ये लीजिए, यहां पर अभिलंब, ये आपका जो पृष्ठ है यानी समतल दर्पण है, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींचेंगे। तो अब ये जो आपका आपतन कोण हो गया इसी के बराबर परावर्तन कोण होना चाहिए, ये लीजिए, ठीक है, इसी के बराबर परावर्तन कोण, यानी जितना कोण ये होगा उतना कोण ये बनाते हुए किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी ऐसे। तो दोस्तों देखिए, एक किरण तो इधर से आ रही है ऐसे, ठीक, एक किरण तो ऐसे आ रही है और एक किरण दोस्तों देखिए ये ऐसे भाग रही है, ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे। अब मुझे आप लोग एक बात बताएंगे कि ये देखिए किरण इधर फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। दोस्तों इस बात को बहुत ध्यान से देखिए आप और ध्यान से सुनिए भी कि ये किरण देखिए इधर फैलते जा रही है। तो क्या यह कभी जीवन में किरण इधर जाके अब एक दूसरे को मिलेंगी? जब भैया ऐसे किरण फैल रही है तो ये दूरी हमेशा इनके बीच का बढ़ता जाएगा, इनके बीच का दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा और ये किरण आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो जब कभी नहीं मिलेंगी तो भैया तुम मत मिलो, भाड़ में जाओ। लेकिन हमको क्या दिक्कत है, हम पीछे मिलाएंगे। ये लीजिए, इसको पीछे डॉट 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 बढ़ा लेंगे, ठीक है, पीछे डॉट डॉट बढ़ा लेंगे और डॉट 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 इसको बढ़ा लेंगे। ये लीजिए, इसको भी डॉट डॉट बढ़ा लेंगे, ठीक है, यहां पे भी बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये किरण इधर तो जाके नहीं मिली
लेकिन कोई बात नहीं, इसको डॉट लाइन से हम पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। और ये देखिए इसको भी हमने बढ़ा लिया। एक किरण मान लीजिए ऐसे प्रतीत हो रही है जाती हुई, और एक किरण ऐसे प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं जा रही है। ये समतल दर्पण के उस पार वास्तव में नहीं जाएगी, ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये काटा है, ठीक है, इसके शीर्ष से किरण लिए थे। कहां से लिए थे? बिंदु ए से। तो शीर्ष से किरण लिए थे बिंदु ए से, तो जहां पे किरण मिली है इसका भी नाम क्या होगा? ए होगा। क्या नाम इसका होगा? ए होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका एक बेस लाइन खींच लीजिए। ये वस्तु जहां पे वस्तु का आधार है, इसका ये बेस लाइन खींच लीजिए, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब जो आपका प्रतिबिंब बना वो दोस्तों देखिए ये प्रतिबिंब बन गया। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु हमने ए बी रखा था, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है उसका नाम रख देते हैं ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु सामने रखते हैं, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी। और आप लोग दोस्तों आपके आंखों के सामने है कि देख लीजिए, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब भी है। दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा सा त्रुटि हो, इसलिए त्रुटि होगा कि मैंने फ्री हैंड बनाया है, मैंने स्केल का यूज नहीं किया है, इंची का यूज नहीं किया है। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आप लोग का डायग्राम और प्यारा बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि समतल दर्पण के सामने मैं कोई ए बी वस्तु रखा हूं तो इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, वस्तु के बराबर ही बना है। और दोस्तों देखिए, जितना दूरी दर्पण से है, यहां से लेके यहां तक जितना दूरी इस दर्पण से है, वस्तु की दूरी मान लेते हैं कितना है? यक्ष दूरी है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो देखिए ये दर्पण से भी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? यक्ष दूरी है, ठीक है। ये जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी। कहां से? दर्पण से। और देखिए दोस्तों, सबसे अहम चीज कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आपका सीधा बना है। देखिए वस्तु क्या है? ए बी है, ए ऊपर है बी नीचे है। देखिए प्रतिबिंब भी बना है ए ऊपर बी नीचे, इसका मतलब वस्तु क्या है? सीधा बना है, ठीक है। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपका ये प्रतिबिंब देखिए आभासी बना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि देखिए ये आपका आभासी बनता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं में मैं आपको बताया हूं कि ये देखिए प्रतिबिंब पहला था कि ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा आभासी बनता है। तो दोस्तों ये देखिए, जो ये पॉइंट जो आभासी बनता है, तो आभासी के यहाँ पे मतलब क्या हुआ? आभासी का मतलब ये हुआ कि आपकी किरण वास्तव में नहीं कटी हैं, हमने जबरदस्ती कटवाया है पीछे बढ़ा के। तो जब जबरदस्ती कटवाइएगा ना तो इसी को कहते हैं आभासी। अगर वास्तव में किरण काट देती तब प्रतिबिंब वास्तविक बनती, लेकिन अगर हमने जबरदस्ती ये आपके किरण को डॉट 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 बढ़ा के हमने कटवाया है जबरदस्ती, तो उसको आप कहेंगे कि आभासी प्रतिबिंब बना है। तो दोस्तों ये प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी बना है, ठीक है। आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, तथा जितनी दूरी वस्तु समतल दर्पण से वस्तु की है उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की समतल दर्पण से प्रतिबिंब की है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब क्या बन गया? आभासी। तो दोस्तों ये ऐसे ही बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो चलिए हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। मैं पेज को पलटता हूं। चलिए हमारा अगला हेडिंग होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, SPHERCICAL, मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर इसको इंग्लिश में कहते हैं। चलिए तो इसके बारे में पहले कुछ जानते हैं। चलिए इसको लिखते हैं कि ऐसे दर्पण, इसमें लिख लेते हैं ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या हो जाएगा? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक भाई। अब देखिए यहां पर अब समझते हैं कि कैसा भैया ये गोलीय दर्पण की बात कर रहा है। देखिए जब कोई आप खोखला कांच का गोला लीजिएगा, ठीक है, खोखले कांच का गोला,
अब दोस्तों इस खोखले कांच के गोले को आप जो है कि इतना काट दीजिए, इतना काट देंगे तो ये वाला जो भाग आपको मिलेगा, ये वाला भाग, वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो दोस्तों यही आपका है गोलीय दर्पण। अब इसमें कोई प्रकाश किरण जाएगी तो अगर इसके एक तरफ पालिश किया हुआ है तो ये प्रकाश किरण अपना नियम के अनुसार अपना परावर्तित होगी। तो यदि देखिए जब हम क्या लिए थे, जब हम लिए थे समतल दर्पण, क्या लिए थे, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो आपका परावर्तक पृष्ठ था वो बिल्कुल समतल था, प्लेन था, ठीक है। लेकिन जब गोली दर्पण की बात कही गई तो अब जो परावर्तक पृष्ठ है वह आपका कैसा हो गया भाई, तो वो आपका हो गया गोला। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जब गोला हो जाए तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा और जानते हैं कि गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आपका नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि दोस्तों पहला जो है अवतल दर्पण वो कैसा होगा। जो पहला है आपका अवतल दर्पण वो कैसा होगा, ये लीजिए हेडिंग हो गया अवतल दर्पण। तो चलिए इसमें मैं लिखता हूं, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा रहता है, अंदर की ओर दबा रहता है। ठीक है, अंदर की ओर दबा रहता है तथा उभरे भाग पर, तथा उभरे भाग पर पालिश होता है, तथा उभरे भाग पर पालिश होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए अब कहने का मतलब क्या है आप समझते हैं। हमने कहा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। ये देखिए, अगर ये खोखला कोई कांच का गोला लिए हैं, इस खोखले गोले के जो कांच का जो गोला है उसका यदि मैं इतना पृष्ठ काट लूं, इतना पृष्ठ ये अलग होकर दूं, ठीक है, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, ये लीजिए। अगर पूरा गोला में से अगर मैं इतना काट लूं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और देखिए ये क्या है, अंदर की ओर दबा है, ये क्या है, देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये अंदर की ओर क्या है, दबा भाग है, ये क्या है, दबा भाग है। ठीक है, और बाहर की ओर क्या है, उभरा है। देखिए उभरा है ना, ये ऐसे है, बाहर की ओर क्या है, उभरा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि उभरे वाले भाग पर पालिश होना चाहिए, यानी ये उभरा भाग पर क्या होना चाहिए, पालिश। ये हो गया पालिश भैया। ठीक है, तो जब दर्पण क्या हो, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जब जो अंदर से क्या हो, दबा हो तथा उभरे भाग पे क्या हो, पालिश हो, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। तो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये आपका है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। मैं पेज को पलट देता हूं। अब बात करते हैं भाई उत्तल दर्पण की। चलिए हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा भाई उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण। इसमें देखिए लिख लेते हैं कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। या इसमें और लिख लीजिए तथा दबे भाग में पालिश हो, ठीक है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक भाई, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उसका मैं चित्र बना लेता हूं। अब ये लीजिए, ये आपका कहा गया गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हो? उभरा हो। ये लीजिए ऐसे। अब जो परावर्तक पृष्ठ देखिए वो किधर को उभरा है? बाहर की ओर। परावर्तक का मतलब क्या है? जिधर से प्रकाश किरण आएगी और टकरा के वापस लौट जाएगी, वही कहलाता है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। और मैंने कहा भैया कि दबे वाले भाग में पालिश हो, तो ये लीजिए दबे वाला पीस को अब दबा वाला जो है वो दबा वाला भाग ये है, ये वाला, ठीक, ये दबा भाग है, तो दबे भाग में पालिश कर दीजिए। ये लीजिए दबे भाग में पालिश हो गया। अब इसको आप कहेंगे उत्तल दर्पण। ये है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों ये आप हमारा क्या है? ये हमारा है परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ। और इसमें देखिए क्या था? इसमें जो है कि दबा हुआ भाग कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ है। दबा वाला भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। और जो उभरा भाग है उस पर क्या है? पालिश है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं गोली दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आगे लिखता हूं हेडिंग में। अब गोली दर्पण से जुड़ी गोली दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। गोली दर्पण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला आपका होगा ध्रुव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोल, ठीक है। पहला होगा ध्रुव और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? पोल कहते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं इसमें गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए भाई, तो इसके कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि ये हमारा कोई परावर्तक गोली कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई गोली दर्पण है। अब देखिए उभरे वाले भाग पे पालिश है, ये पक्का कि अवतल दर्पण है। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये जो परावर्तक पृष्ठ जो इतना है, तो इस परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर, तो केंद्र क्या होगा? ये होगा केंद्र, क्या होगा? बीचों बीच वाला बिंदु, ये केंद्र हो गया, ठीक है। तो इसके केंद्र को गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसके केंद्र का नाम क्या है? ध्रुव है। क्या नाम है भाई? ध्रुव है, ठीक है। और देखिए ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि P मीन्स पोल। पोल मीन्स क्या होता है? ध्रुव। P मीन्स पोल। तो आपको ध्रुव को P से प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए तथा इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल P ना, बड़ा वाला P, ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक भाई।
अब आगे देखिए, अगला आपका हेडिंग आएगा वक्रता केंद्र। नंबर दूसरा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं। देखिए वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले भाग का होता है, जिस गोले भाग का होता है, जिस गोले भाग का होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पढ़ना है अगला हेडिंग मुख्य अक्ष, जो तीसरा हेडिंग हमारा होगा मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक भाई। पहले ये समझ लेते हैं कि वक्रता केंद्र जो है, वक्रता केंद्र होता क्या है। देखिए ये जो गोला था, ये जो गोला है, ठीक है, ये गोला, इस गोले को फिर से यहाँ बना लेता हूं। तो ये गोला, ठीक है, इस गोले का जो इतना भाग हमने काट के अलग कर लिया, मान लीजिए ये कर लिया अलग, ठीक है, ये भाग अलग कर लिया, तो ये आखिर कोई ना कोई गोला से ही कट के आया है। तो पहले उस गोले को पूरा डॉट 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 बढ़ा लीजिए, ठीक है, ऐसे गोला पूरा बढ़ गया, इतने गोले से कट के आया होगा। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, केंद्र यहां पे होगा, ठीक है, इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस परावर्तक पृष्ठ का भी क्या होगा, केंद्र होगा। तो इसका मतलब यह टुकड़ा जिस भी गोले का बना है, तो उस गोले का जो केंद्र रहा होगा वही इस परावर्तक पृष्ठ का क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक है। तो यही बात ये पे समझाने वाली थी। आगे देखते हैं मुख्य अक्ष हेडिंग है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक भाई। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। समझ लेते हैं इस बात को। देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई जो है कि परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या भाई, परावर्तक पृष्ठ है, और इसके जो मध्य का जो बिंदु होगा वो होगा P। ये मध्य बिंदु क्या होगा, P मीन्स ध्रुव, P मीन्स क्या होगा, ध्रुव। एकदम याद कर लीजिए, यहाँ पे जो मध्य बिंदु होगा वही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है दर्पण का, ठीक है। और इस गोले का कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, ये जिस गोले का बना होगा उस गोले का केंद्र ही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो मान लीजिए ये C है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर मतलब C, इसका एक लेटर लेंगे कैपिटल C, ठीक है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र हो गया। और मुख्य अक्ष क्या है, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा ही क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आया, ठीक है। तो चलिए मुख्य अक्ष का भी कहानी हो गया। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या, हमारा अगला हेडिंग होगा वक्रता त्रिज्या। इसको आप नोट करके चलिए, ठीक है। आइए अगला हेडिंग पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या।
अगला है वक्रता त्रिज्या, कि भैया दर्पण में जो आपका जो गोली दर्पण है उसमें वक्रता त्रिज्या क्या है। चलिए वक्रता त्रिज्या के बारे में जानते हैं। देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक भाई, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की वक्रता, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझते हैं अब इस बात को भी। देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई जो है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ये अगर उभरे हुए भाग पर पालिश है, इसका मतलब यह अवतल दर्पण है, और इसके बीचों बीच एक बिंदु होगा जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इस परावर्तक पृष्ठ का एक कोई वक्रता केंद्र होगा, जो कि जिस गोले का यह निर्माण होगा उसी गोले का जो केंद्र वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब देखिए ये जिस गोले का पहले बना होगा, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे रहा होगा, ठीक है, ये जिस गोले का बना होगा तो इसी गोले का जो वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या, इस गोले का त्रिज्या क्या होता है, अच्छा गोले का त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये अगर परिधि का काम कर रहा है और यह अगर केंद्र का काम कर रहा है तो यहीं से यहीं तक की दूरी तो त्रिज्या कहलाएगी। तो यदि गोले की यह त्रिज्या है तो यह परावर्तक पृष्ठ का कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक भाई, और वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं कैपिटल R से। फिर सुनिए रेडियस, R मीन्स क्या होता है, रेडियस, यहां लिख दे रहा हूं, R मीन्स होता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस का पहला लेटर क्या होगा, R, तो वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं R से। फिर सुनिए ध्रुव को P से, वक्रता केंद्र को C से, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से। ठीक भाई, अगला हेडिंग पढ़ते हैं दर्पण का द्वारक। देखिए जब तक ये आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो प्रश्न है वो आप नहीं लगा पाएंगे, आंकिक प्रश्नों को। यदि ये अगर आपने फोकस कर लिया तो आंकिक जितने प्रश्न ना वो सब आपके उंगलियों पर नाचेंगे और चुटकी बजाते हल होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला जो पॉइंट है पांचवा, वो है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, इसे कहते हैं एपार्चर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, एपार्चर कहते हैं। चलिए दर्पण का द्वारक हम देखते हैं कि गोली दर्पण की वृत्ताकार, गोलीय दर्पण की, गोली दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा रेखा, वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास, का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक भाई, चलिए समझते हैं इस बात को कि गोली दर्पण का जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, मान लीजिए यह गोली दर्पण है, ये रहा। ठीक है, ये मान लीजिए गोली दर्पण है और गोली दर्पण का जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, तो इसका सीमा रेखा कहाँ है, एक तो सीमा इसका ये है बॉर्डर, और एक बॉर्डर कहाँ है, ये है। भैया ये प्रकाश को अपने अंदर अगर आने देगा तो इतने पृष्ठ पर ही आने देगा, इसके आगे जब शीशा ही नहीं है तो कहां से आने देगा यार। ठीक है, तो अगर इतने पृष्ठ है तो इतने में वो प्रकाश को आने देगा, तो यही कहलाता है दर्पण का द्वारक। इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक,
इसी को कहते हैं दर्पण का द्वारक। द्वारक मतलब भैया द्वार, द्वार मतलब दरवाजा, मतलब कि इतने में ही प्रकाश किरण आएगा, इतने जगह में, ठीक है। दर्पण का द्वारक कहलाएगा यही, ये जो अंतिम सीमा है इन दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। अगला हेडिंग मुख्य फोकस। अगला हेडिंग मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस, इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक भाई, प्रिंसिपल फोकस। देखिए पहले मैं आपको समझाता हूं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। देखिए भाई, ये मान लीजिए आपका कोई परावर्तक पृष्ठ या कोई दर्पण है, उभरे हुए भाग पर है, तो भैया ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और बीच का बिंदु क्या होगा, P होगा। इस दर्पण का कहीं ना कहीं एक वक्रता केंद्र होगा, जो क्या होगा, C होगा। और इस ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को यदि मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया आपका, ठीक भाई। ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीचों बीच एक बिंदु होगा जिसको कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। बहुत आसान है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इस दर्पण का जो ध्रुव है तथा वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीचों बीच एकदम मध्य वाला बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। एक परिभाषा तो यह हो गया, ठीक है, कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य जो बिंदु होता है उसे ही कहते हैं मुख्य फोकस। ये पहला परिभाषा हो गया। और दूसरा परिभाषा देखिए, आपका दूसरा परिभाषा ये कहलाएगा। मान लीजिए कि यह कोई दर्पण है, मान लीजिए यह कोई क्या है, दर्पण है, ठीक है। तो दर्पण के बीचों बीच एक फोकस ध्रुव आपका बिंदु होगा। दर्पण के बीचों बीच क्या होगा, एक ध्रुव नाम का एक बिंदु है। और इस दर्पण का कहीं ना कहीं एक वक्रता केंद्र है। और इन दोनों बिंदुओं को यदि मिला दें तो एक खींचा जाता है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने इस दर्पण पर कोई प्रकाश किरण ले जाना है, ठीक है, और वह प्रकाश किरण आप ले जा रहे हैं तो वो आप मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए तब समझ आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, बिल्कुल मुख्य अक्ष क्या है, समांतर है। इनके दूर जो बीच की जो दूरी है वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी। बात को समझ लीजिए। ऐसे ही लाइनों को ही क्या कहते हैं, समांतर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो समांतर रेखा है तो यहां पर यह किरण है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है, तो अब भैया एक तरफ तो पालिश है, ये प्रकाश उस पार तो जा नहीं पाएगी। तो उस पार नहीं जाएगी तो पक्का यह बात है कि यह टकरा के इधर लौटेगी, ठीक है, टकरा के इधर कहीं लौटेगी, चाहे नीचे आवे चाहे ऊपर जाए। अभी ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म पता है कि ये प्रकाश किरण लौट के भैया इधर ही आने वाली है। लेकिन किधर आने वाली है, तो चलिए समझते हैं इस बात को। यदि आपने प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लिया है तो वह ध्रुव से हो वो जो है प्रकाश किरण वो मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। और मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाएगी या जिस बिंदु पर काटेगी वही कहलाता है मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। तो फिर से सुनिए इसका डेफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो यह समांतर जो प्रकाश किरण है यह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर गई है वही बिंदु क्या कहलाएगा भैया, मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, यहीं पे लिख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं कहाँ पे भैया, ये लिख लीजिए, दर्पण के मुख्य अक्ष पर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगी? दर्पण के मुख्य अक्ष पर, ठीक है। या जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। उसी बिंदु क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। अच्छा, हमने कहा जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब समझिए, मान लीजिए कि हमने अवतल दर्पण नहीं लिया है, उत्तल दर्पण लिया है, ठीक, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? दबे वाले भाग में पालिश होगा और उभरा हुआ भाग क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। तो ये लीजिए, ये हो गया ध्रुव, ठीक है। और इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इधर कहीं होगा वक्रता केंद्र। और ये इसका क्या होगा? ये इसका क्या होगा भाई? फोकस बिंदु होगा मध्य, ठीक है। तो अगर देखिए, ये आपका कोई प्रकाश किरण अगर आई है, प्रकाश किरण, तो परावर्तन के बाद क्या होगा? अब मुझे बताइए कि इधर तो पालिश किया हुआ है, तो क्या यह प्रकाश इसमें अंदर आ सकती है? अच्छा, हमने वक्रता केंद्र फोकस को इधर क्यों बनाया? इधर क्यों नहीं बनाया? इसमें तो इधर बना रहे थे, इसमें इधर क्यों बना दिया? इधर इसलिए बनाया क्योंकि भैया ये जो गोला है वो इधर का है, ये गोला किधर है? इधर का है, ठीक है। तो गोले के अंदर ही तो वक्रता केंद्र होगा, गोले के बाहर थोड़ी ना होगा। तो यदि ये गोला ऐसे है तो वक्रता केंद्र इधर होगा, फोकस बिंदु इसी के बीच में होगा, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो इधर तो पालिश करा हुआ है। तो जब पालिश है तो क्या प्रकाश अंदर आ सकेगी? तो बिल्कुल नहीं भैया। कहां से आएगी? जब पालिश किया है तो ये प्रकाश ऐसे ही जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। लेकिन यदि आप इसको पीछे डॉट 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 मिलाएंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस बिंदु से ही होकर जा रही हो, ठीक है। ऐसा लगेगा कि यह फोकस बिंदु से ही होकर कोई प्रकाश सीधे निकली है, ठीक है। तो ये होता है उत्तल दर्पण का। तो वही मैंने कहा कि चाहे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, यानी आभास होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मुख्य फोकस, ठीक भाई। ये उत्तल दर्पण का है, उत्तल दर्पण का, ठीक है। चलिए, मुख्य फोकस समझ में आ गया। अब आगे बताता हूं मैं आपको कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी आगे देखते हैं। फोकस दूरी, ये लीजिए भाई, आगे मैं आपको बताता हूं फोकस दूरी। बस थोड़ा देर और पढ़ लीजिए। अगला हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको प्रदर्शित करते हैं छोटा f से, और इसको लिखेंगे फोकस लेंथ, LENGTH, ठीक है, फोकस लेंथ, ठीक भाई। इसमें लिखिए, इसमें लिख लीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, ठीक भाई। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ आया? देखिए, समझते किसको कहते हैं फोकस दूरी। ये मान लीजिए कि हमारा दर्पण है, उभरे भाग पर पालिश है तो अवतल दर्पण है। ये बीच में भैया ध्रुव है। यहाँ मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है?
मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो कहा गया है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीचों बीच जो बिंदु है उसको कहेंगे फोकस बिंदु। और कहा गया है कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीचों बीच की जो दूरी है वो इसी को कहते हैं फोकस दूरी, अर्थात ये वाली दूरी, ये वाली यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ध्रुव से लेके फोकस के बीच की ये जो दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं भाई? फोकस दूरी। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा फोकस दूरी। और फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल एफ से। किसे लिखते हैं? स्मॉल एफ से। चलिए आगे देखते हैं। वक्रता त्रिज्या आर, यहां पर लिख लीजिए आप इसको फोकस दूरी, फोकस दूरी, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। आगे अगला हेडिंग है, और ये बहुत दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन लगभग ये पूछा ही जाता है। क्या है भैया? देखिए, पूछेगा खाली बस इतना ही पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ तथा फोकस दूरी एफ के बीच संबंध लिखिए, के बीच संबंध लिखिए। ठीक है, के बीच संबंध लिखिए। वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच संबंध लिखिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, वक्रता त्रिज्या दोस्तों ये क्या है? ये आंसर है ना। वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, 2 गुनी होती है। इस बात को आपको समझना है कि कैसे 2 गुनी होती है। समझिए, देखिए, ये मैंने कोई अवतल दर्पण लिया, ये मैंने क्या लिया? अवतल दर्पण। इसके उभरे भाग पर पालिश है तो ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला दिया तो ये हो गया मुख्य अक्ष, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए, ये बीचों बीच हमने क्या मान लिया? फोकस बिंदु। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीचों बीच की बिंदु क्या कहलाएगी? फोकस बिंदु। अब देखिए, हमने ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहा फोकस दूरी। ये दूरी कौन सी है? फोकस दूरी। और अब बताना है कि वक्रता त्रिज्या आर, तो वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अरे अभी तो बताया था इसके पहले। ठीक है, और फोकस दूरी क्या है? ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, यानी ये स्मॉल एफ। ठीक, ये स्मॉल एफ है। तो आपको इसके बीच संबंध लिखना है, तो संबंध में आपको मैंने यही बताया कि जो वक्रता त्रिज्या आर है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। मतलब कि जितना दूरी यह है और उतना ही दूरी क्या है? यह है। तो इस दूरी में अगर ये वाली दूरी जोड़ दिया जाए तो वह वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अगर इस दूरी में यह दूरी जोड़ दिया जाए तो अब ये दूरी इतना हो गई, और इसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो इसका मतलब कि यदि मैं इस दूरी का 2 गुना कर दूं, इस दूरी का मैं क्या कर दूं? 2 गुना। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान समझिए, इस दूरी का मैं 2 गुना कर दूंगा तो ये वक्रता त्रिज्या के बराबर इतना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जवाब है कि बिल्कुल हो जाएगी भाई। तो चलिए, यहीं से आपका बहुत प्यारा सा फार्मूला निकल के आ जाता है कि जो वक्रता त्रिज्या आर है ना, वह फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या आर है वो फोकस दूरी का 2 गुना कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या के। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है भाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बहुत इसको ध्यान से बहुत टाइम लेकर समझाया हूं कि फोकस दूरी का 2 गुना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या होगा। इसका मतलब फोकस दूरी बड़ा है कि वक्रता त्रिज्या बड़ा है? भैया वक्रता त्रिज्या बड़ा है। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या इतना है और फोकस दूरी बस इतना है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है? बड़ा है। वक्रता त्रिज्या का 2 गुना फोकस दूरी का 2 गुना करेंगे तब जाके आएगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आ गया R = 2 × F, या अगर आप गुणा का चिन्ह हटा देंगे तो सिंपली कह सकते हैं R = 2F। ठीक है, R = 2F,
जहां आर बराबर क्या है भैया, वक्रता त्रिज्या है, जहां आर बराबर वक्रता त्रिज्या है और एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी है। एफ बराबर क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और सुनिए, यहां पे नोट करते चलिएगा। यदि आर बराबर, चलिए मैं नेक्स्ट पेज बताता हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां पर यदि मैं अभी आपको फार्मूला बताया हूं कि जो वक्रता त्रिज्या आर है ना, वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर है। ठीक, अभी मैंने आपको ये फार्मूला बताया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएंगे कि यदि मैं यहां से फोकस दूरी का मान निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, मुझे जल्दी बताएंगे भैया। यदि फोकस दूरी का मान निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा आर बटे के 2। क्यों, क्योंकि यदि 2 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है दोस्तों आपको बहुविकल्पी में बहुत भ्रमित करेगा। ठीक है, तो आपको ये एक फार्मूला याद रखिए और दूसरा को पक्षांतर कर लीजिएगा। ठीक, क्या करिएगा, पक्षांतर करके दूसरा फार्मूला ज्ञात कर लीजिएगा। अगर आपको सवाल में फोकस दूरी का मान दे देगा और वक्रता त्रिज्या का मान पूछेगा तो निकाल लीजिएगा फट से। अगर मैं कहूं कि फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, किसी दर्पण का फोकस दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे भैया 4 दूनी की 8, क्या होगा, 4 दूनी की 8। और अगर दे दिया जाए कि वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, दे दिया जाए कि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना होगा, तो 4 बटे 2 अर्थात 2 दूनी की 4, यानी 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आगे अब मैं आपको बताता हूं। अगला आपका हेडिंग होगा अवतल दर्पण द्वारा, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों, बिंब देखिए बिंब वस्तु को ही कहते हैं। ठीक है, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, के लिए बने प्रतिबिंब। दोस्तों ये जो हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जितना चीज बताते चल रहा हूं, निवेदन है मेरा आपसे कि आप उसे नोट करते चलें। मैं आपसे वादा करता हूं और गारंटी देता हूं इस बात का कि आपको कहीं और विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास 10th के लिए मैं यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल को लगाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। बस मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए प्लीज़। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पुराने हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर करिए जो बेचारे परेशान हैं हाई स्कूल की विज्ञान को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।